नमस्कार, मैं रविश कुमार। गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों के दाम गिरते ही जा रहे हैं। यह दुख किसका है? क्या इसमें आप भी शामिल हैं? जीवन बीमा और भविष्य निधि का पैसा अगर अडानी समूह के शेयरों में लगा है तो कंपनी के शेयरों के भाव गिरने की खबरों का असर क्या आप तक भी पहुंचेगा? दुआ कीजिए कि पेंशन का पैसा सुरक्षित रहे और बीमा का भी, क्योंकि वैसे भी बीमा का प्रीमियम महंगा होता जा रहा है। दवा तो महंगी होती ही जा रही है। यह हालत रही तो अस्पताल देखकर आदमी और बीमार पड़ जाएगा। मगर इससे पहले अडानी समूह से जुड़ी खबरों की बात करना चाहता हूं ताकि आप अपने दुखों को तौल सकें कि अडानी के शेयर डूबे तो आपका कितना डूब जाएगा, और बीमा और दवा महंगी हो गई तो आप कितने डूबेंगे। दो रेटिंग एजेंसियों ने अडानी समूह को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रेटिंग एजेंसी है फिच। उसने कहा है कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स की हालत बहुत खराब है क्योंकि इन दो कंपनियों का गवर्नेंस खराब है। इसके कारण अडानी समूह की दूसरी कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए फिच ने कंटेजियन रिस्क का इस्तेमाल किया है। यह एक मेडिकल टर्म है, मतलब महामारी की तरह इसका प्रसार हो सकता है। शायद इशारा है कि समूह की एक कंपनी के दाम गिरेंगे तो बाकी के भी गिरने लग जाएंगे। आज एक और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग की रेटिंग स्थायी से बदलकर नेगेटिव कर दी है। क्रिसिल ने बताया है कि प्रति हवाई यात्री गैर विमान राजस्व काफी कम है। नेगेटिव रेटिंग 2023-24 के लिए की गई है। ममता बनर्जी वॉशिंग मशीन लेकर मंच पर पहुंच गईं। एक तरफ काला कपड़ा डाला जा रहा है और दूसरी तरफ सफेद कपड़ा निकाला जा रहा है। बता रही हैं कि जो भ्रष्ट बीजेपी में होता है या दूसरे दलों से जाता है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से सफेद होकर निकलता है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी इन हमलों का बिंदुवार जवाब क्यों नहीं देते हैं, जबकि अडानी समूह को लेकर खोजी खबरों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। कभी केन की रिपोर्ट से हंगामा मचता है तो कभी द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की और कभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से, मगर सरकार चुप रहती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में आक्रामक तरीके से मोदी अडानी के रिश्तों की बात कह दी। इसी तरह की बात जब राहुल ने लोकसभा में कही तो उनका आरोप है कि कई महत्वपूर्ण हिस्से भाषण से निकाल दिए गए, लेकिन केजरीवाल का यह भाषण विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा बना हुआ है। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी समूह को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर दाएं बाएं से सफाई आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहा है क्योंकि उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। यह बात मोटी मोटी हेडलाइन के रूप में छापी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री से कौन पूछे या उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जब बीजेपी पर आरोप लगता है, विपक्ष के भ्रष्ट नेता उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो जांच क्यों नहीं होती है। कम से कम अडानी समूह पर लगे आरोपों के केस में विपक्ष ने उसी ईडी पर विश्वास जताया है। कई सांसद ईडी के दफ्तर गए हैं और आवेदन दिया है कि अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच की जाए। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है।
जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। इतनी रिपोर्ट आ गई, किसी का भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और जांच के आदेश नहीं दिए। यही आरोप विपक्ष के किसी नेता या उनकी कंपनी पर लगते, तब भी क्या ईडी इसी तरह चुप रहती? अब तो हालत यह हो गई है कि दुनिया के एकमात्र विश्व गुरु लेवल के देश भारत से भाग चुके ललित मोदी जी भी कह रहे हैं कि वे राहुल गांधी पर लंदन में मुकदमा कर देंगे। वक्त आ गया है कि ललित मोदी जी को ओबीसी के साथ साथ सबसे ईमानदार भी घोषित कर दिया जाए और इनकी पूजा शुरू कर दी जाए। जो आदमी भारत के कानून में यकीन नहीं रखता, वो कह रहा है कि लंदन में मुकदमा कर देंगे। रोना आए भी तो मत रोइएगा। ललित मोदी जी को संक्षेप में मोदी जी ही कहा कीजिएगा, वरना लंदन से पहले भारत में मुकदमा हो जाएगा। इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने अदानी समूह को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अब इनका कहना है कि मामला न्यायालय के अधीन है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपनी जांच करने से रोका है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी तथ्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के पैनल को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेबी के पास इसका अधिकार नहीं है कि वो शेयर के मामले में सार्वजनिक रूप से कुछ कहे या सार्वजनिक रूप से अन्य जानकारी दे। फिर सेबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती है? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधिकार है तो अदानी से पूछे गए सवालों के जवाब तो दिए ही जा सकते हैं। किसने किस नियम के तहत इन सवालों के जवाब देने से मना किया है? सेबी से परोक्ष रूप से जुड़ी एक और खबर आई। 2011 से 17 के दौरान सेबी प्रमुख रहे यूके सिन्हा अदानी की कंपनी एनडीटीवी के बोर्ड में सदस्य बना दिए गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि जब सेबी एनडीटीवी की जांच कर रही हो, तब ऐसे में सेबी के पूर्व निदेशक एनडीटीवी के बोर्ड में शामिल किए जाते हैं। भले ही 6 साल पहले वे सेबी छोड़ चुके हैं, मगर इससे क्या संदेश जाता है, क्या धारणा बनती है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके क्या क्या कब्जा करोगे मोदी जी? ट्विन पर छापा अदानी ने खरीदा, एनडीटीवी पर छापा अदानी ने खरीदा, जीवीके पर छापा एयरपोर्ट अदानी ने खरीदा, नवयोगा पर छापा कृष्णापट्टनम पोर्ट अदानी ने खरीदा, अंबुजा एसीसी पर छापा अदानी ने खरीदा। मोदी का नारा है, ये देश नहीं बचने दूंगा। ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। उसके यहाँ बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। तो इस तरह से विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया है।
रिटायर्ड जज A.M. सप्रे की अध्यक्षता में इस पैनल के सदस्य हैं केवी कामत, नंदन नीलेकणी, सोमशेखरन सुंदरन, ओपी भट्ट और जेपी देवदत्त। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, वित्तीय वैधानिक निकायों और सेबी प्रमुख को पैनल को सभी प्रकार से सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पैनल को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा है। आपको याद होगा कि जब कोर्ट ने सरकार से नाम मांगा तो बंद लिफाफे में नाम आया था, तब अदालत नाराज हो गई और लिफाफा लेने से मना कर दिया। विपक्ष ने इस कमेटी के नामों को लेकर ऐतराज जताया है और कहा है कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय दल से ही हो सकती है। गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बोलने पर पाबंदी लगाई है कि जांच होने तक इस पर कोई बयान न दिए जाएं? सवाल है कि क्या कमेटी इन सवालों की भी जांच करेगी जो इंडियन एक्सप्रेस, द केन, फोर्ब्स, द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट में उठाए गए हैं। रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी में मॉरिशस की शेल कंपनी का पैसा है, वो किसका है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पता लगा रही है? पता लगाने की तकनीकी क्षमता रखती है? मॉरिशस, सिंगापुर और दुबई की कंपनियों और शेल कंपनियों की भूमिका के बारे में जो खबरें आई हैं, क्या यह कमेटी बिना जांच एजेंसियों की भूमिका या सहयोग के पता लगा सकती है? आखिर एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर रक्षा मंत्री ने बयान क्यों नहीं दिया? हम इस वीडियो में अडानी समूह को लेकर उठ रहे सवालों पर लौटते रहेंगे। मिडिल क्लास पर बहुत लोड है, वो अडानी समूह पर चुप है, इसे लेकर कई लोग उसे ताना मार रहे हैं। मगर मिडिल क्लास तो और भी बहुत सी चीजों पर चुप है। उसका सबसे बड़ा दुख है कि अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इतनी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, वो सड़कों पर नहीं निकला, तो अडानी पर चुप रहने के लिए उसे आप दोषी मत ठहराइए। आप केवल मीडिया रिपोर्ट से ही नहीं जानते कि कार बीमा, स्वास्थ्य बीमा, टर्म बीमा और ग्रुप बीमा सब महंगा हो चुका है। इनका प्रीमियम देते समय आपको पता चल जाता है। 2 साल पहले जो प्रीमियम दिया करते थे, आज उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं। संजीव सिन्हा की यह खबर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में है। इसमें बताया गया है कि जीवन बीमा का प्रीमियम महंगा होने जा रहा है। कारण दिया गया है कि कोरोना के समय काफी लोग मर गए और बहुत सारा क्लेम लिया गया, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए जो बच गए हैं उनसे बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाकर वसूल रही हैं। मगर अब तो कोरोना का खतरा नहीं, या उस तरह से लोग नहीं मर रहे जिस तरह से 2020-21 में मर रहे थे, तो अब क्यों प्रीमियम बढ़नी चाहिए? दूसरा तर्क दिया गया है इस रिपोर्ट में कि बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर बैठे बैठे काम करने से डायबिटीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी आपको और हंसना है, सोफे से गिरकर कालीन पर लेट जाना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट या धूम्रपान, शराब का सेवन आदि जैसी आदतों के कारण प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। यही है राइट टाइम बेबी। धर्म के नाम पर राजनीति को अपना विवेक बेच देने वाली जनता को यह सब पढ़ाया जा रहा है। जनता पढ़कर पास भी हो रही है। वर्क फ्रॉम होम के कारण डायबिटीज की बीमारी हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो बीमा का प्रीमियम बढ़ाया जाएगा। जैसे दफ्तर जाने से, ट्रैफिक में फंसने से और काम के दबाव के कारण हाइपरटेंशन नहीं बढ़ रहा था, बीपी नहीं बढ़ रही थी और वजन नहीं बढ़ रहा था। क्या इस तर्क से बीमा का प्रीमियम बढ़ेगा? तब तो बीमा कंपनी के चेयरमैन को हर दिन स्टूल लगाकर चौराहे पर बैठ जाना चाहिए और जब भी ट्रैफिक जाम लंबा दिखे, बीमा का प्रीमियम बढ़ा देना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए, बाजार ने भी आपको जान लिया है कि आप धर्म के नशे में हैं। इन सब प्रश्नों को राजनीति की नजर से नहीं देखते, बल्कि धर्म के कारण बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस खबर को भी आत्मसात कर ही लेंगे कि 1 अप्रैल से कई 100 दवाएं महंगी होने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 11% तक दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाएं सस्ती की गई हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों में जो दवा दी जाती है, क्या वो जन औषधि केंद्र से खरीद कर दी जाती है? बाजार की दवा महंगी होगी तो अस्पताल के बिल भी महंगे होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की टीना थाकर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी
इन्फेक्टिव जैसी कई जरूरी दवाइयां अगले महीने से 12% तक महंगी होने वाली हैं। ये दवाएं इससे पहले एक झटके में कभी इतनी महंगी नहीं हुई। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के इस फैसले के बाद नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल 800 से अधिक दवाइयां महंगी हो जाएंगी। पिछले साल भी एनपीपीए ने होलसेल प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी के बाद दवाइयों के रेट में 10.7% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। ऑल इंडिया ड्रग्स एक्शन नेटवर्क की सह संयोजक मालिनी एसोला का बयान छपा है कि 2013 में डीपीसीओ यानी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अस्तित्व में आने के बाद से यह आज तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। दूसरी तरफ दवा उद्योग का कहना है कि इनपुट लागत बढ़ती जा रही है। 2 साल में दवा बनाने के लिए जरूरी कई तत्वों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। इंडिया में एसेंशियल दवाइयों मतलब जो सबसे कॉमनली यूज्ड और बेसिक दवाइयाँ होती हैं जो जैसे डायबिटीज, कैंसर, इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं, उन पर प्राइस कैप्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनका जो कीमत है गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट किया जाता है ताकि ये दवाइयाँ हमेशा से सस्ती रहें। पिछले साल उनकी प्राइस को 10% हाइक मिला था और अब इस साल उस पर एक एडिशनल 12% हाइक हो रहा है। इसका मतलब है कि इस हिसाब से 2 साल को लेकर 23% का इंक्रीज हुआ है। ये पहली बार है जो इतना बड़ा प्राइस हाइक आया है जब से ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में लागू हुआ था। और मेरा मानना है कि सरकार को इस इशू पर डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि इससे प्राइस कंट्रोल्स कमजोर होते जा रहे हैं। वैसे ये मैं कहना चाहूंगी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसके बेसिस पर ये ऑर्डर लिया जाता है वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए सही तरीका नहीं है क्योंकि WPI के अंदर काफी सारे सेक्टर्स कवर होते हैं जो सारे के सारे फार्मा इंडस्ट्री के एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज से रिलेटेड नहीं है। WPI काफी ब्रॉड इंडिकेटर है और इसमें फार्मा सिर्फ एक सेक्टर है। मिडिल क्लास ने साबित कर दिया है कि वह महंगाई के हर हमले का सामना अपनी जेब से करके दिखा देगा। 4 साल पहले जो मिडिल क्लास 495 रुपए में एक सिलेंडर खरीद रहा था वो अब 1250 रुपए में खरीद रहा है। जो मिडिल क्लास 152% की बढ़ोतरी बर्दाश्त कर सकता है एक सिलेंडर में, वह यह भी झेल लेगा कि जरूरी दवाएं 11 से 12% महंगी हो जाएंगी। आप यह तो जानते ही होंगे कि भारत में इलाज इतना महंगा है कि लोग बिक जाते हैं। हर साल इसके कारण करीब 6 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। महंगाई अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है। धर्म का राजनीति में यह सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन दिमाग से नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मीम देखकर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। यह वीडियो पटना के पेट्रोल पंप का है जहां 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए का है। जयपुर में पेट्रोल का रेट 108 रुपए प्रति लीटर से अधिक है। गंगानगर में तो 113 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल का रेट 102 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। मुंबई में 106 रुपए प्रति लीटर है और दिल्ली में 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। अमरावती में 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने पूछा कि कच्चे तेल के दाम में 16 रुपए 75 पैसे की गिरावट आई, फिर भी पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं किया गया? किसके फायदे के लिए पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं? क्या आपने सोचा है कि इस कारण आपकी बचत का कितना हिस्सा भाप बनकर हर दिन उड़ता चला जा रहा है? 17 फरवरी के डाउन टू अर्थ में इसे इस तरह से समझाया गया है। जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 के बीच पेट्रोल और बिजली की कीमतें 57% तक बढ़ी हैं। यह जानकारी रिजर्व बैंक के आंकड़ों से ली गई है। हमारे 4 सवाल। पहला, देश के उपभोक्ताओं को कच्चे तेल की फॉल में, कच्चे तेल की में जो कीमतों में कमी आई उसका फायदा क्यों नहीं मिलता है? मोदी जी, आप देश को बताइए। ये कौन सा मॉडल है आपका कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू? ये कौन सा मॉडल है कि हेड्स आई विन टेल्स यू लूज? मतलब जीत सरकार की होगी, ऊपर जाए तो आप भुगतो, नीचे आए तो मैं रखूंगा।
पिछले 305 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है। तो ये 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मिलनी थी, उसको मोदी जी आपने क्यों रोक रखा? तीसरा सवाल कि ये डायनेमिक प्राइसिंग एक ही डायरेक्शन में मूव क्यों करती? डायनेमिक प्राइसिंग कम क्यों नहीं होती? Whenever there is an increase in the price of the international crude, the dynamic price के तहत कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है, कमी क्यों नहीं होती है? और चौथा और महत्वपूर्ण, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अलावा किन किन प्राइवेट सेक्टरों की कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, उनका नाम और किस भाव में खरीदा, और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को रूस ने किस भाव में बेचा, ये सारी जानकारी देश के सामने रखी। जो जनता इतना कुछ झेल सकती है वो यह भी झेल लेगी कि सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन की बकाया राशि एक बार में नहीं दे पा रही थी। 2019 में ही यह पैसा मिल जाना चाहिए था। कोर्ट का आदेश आया है, तब जाकर किश्तों में देने के लिए राजी हुई है। सरकार ने बकायदा लोकसभा में बोल दिया है कि कोविड के 18 महीनों का महंगाई भत्ता भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। लोगों ने इसे भी सहकर दिखा दिया। तो वही लोग इस बात को भी सह लेंगे कि एक भाषण के लिए एक सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। अदानी समूह को लेकर इतनी रिपोर्ट आ चुकी है मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भी तब है जब हिंदी के अखबारों ने अदानी समूह की खबरों पर हाथ तक नहीं लगाया। कि आपने इन अखबारों में इनकी एक खबर देखी है जो अदानी समूह को लेकर हो और इनकी अपनी हो? अंग्रेजी पत्रकारिता से श्रेष्ठता की बात होगी तो हिंदी के नाम पर और संख्या के नाम पर सब दौड़कर चले आएंगे। वैसे अंग्रेजी के भी कई अखबार इस खबर से दूर हैं या चुप हैं या किनारे किनारे छापते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों के पहले पन्ने पर कब कब आपने अदानी समूह से जुड़ी खबरें देखी थी, देख रहे हैं। द केन में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुदर्शन भंडारी और निमिष माहेश्वरी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि अदानी समूह ने नियामकों के यहां जो रिपोर्ट फाइल की है उससे पता चलता है कि जिन बैंकों के पास अदानी समूह के शेयर गिरवी हैं उन्होंने शेयर नहीं लौटाए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि लोन पूरा नहीं चुकाया गया है। अदानी समूह और बैंकों ने स्टॉक एक्सचेंज को भी नहीं बताया है कि लोन चुकाने के बाद कितने शेयर छुड़ा लिए गए हैं। यह खबर काफी बड़ी थी क्योंकि अदानी समूह की तरफ से दावा किया गया था कि लोन चुका दिए गए हैं। केन की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह को जवाब देना पड़ा कि उसकी रिपोर्ट निराधार है और शरारतपूर्ण है। अदानी समूह ने दावा किया कि $2.25 अरब का लोन चुका दिया गया है और इसके बदले जितने भी शेयर गिरवी रखे गए थे उन्हें छुड़ा लिया गया है। अभी का जो कायदा है उसके अनुसार लोन चुकाते ही शेयर खाते में आ जाते हैं। इसकी जानकारी देने के लिए अलग से फाइलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। एनएसई की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर दी गई है मगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुई थी। कमाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डेटा अपडेट ही नहीं किया। अदानी समूह के जवाब के बाद द केन ने 28 मार्च की अपनी रिपोर्ट में नए सवाल और जवाब जोड़ दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी समूह का दावा है कि $2.25 अरब का लोन चुका दिया गया है। यह इतना सीधा मामला नहीं लगता। द केन का कहना है कि रिपोर्ट छापने से 24 घंटे पहले अदानी समूह से पूछा गया था मगर जवाब नहीं आया। अब जो जवाब आया है उस पर हमारे कुछ सवाल हैं। इस पर केन का जवाब कहीं ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। आज की रिपोर्ट में लिखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अब डेटा अपडेट हो गया है, लेकिन अदानी समूह का यह खुलासा 28 मार्च को 5:30 बजे शाम के बाद अपडेट हुआ है, जिस दिन द केन की रिपोर्ट आई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने द केन की रिपोर्ट के 9.5 घंटे के बाद अपनी साइट पर अपडेट किया। उनकी रिपोर्ट के बाद डेटा अपडेट किया गया है। ऐसा क्यों? द केन की रिपोर्ट ने इतना तो काम कर ही दिया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा अपडेट हो गया। क्या ऐसा होना संदेह पैदा नहीं कर रहा है? महंगाई पर चुप मिडिल क्लास क्या बिजली बिल से परेशान नहीं होगा? अगर नहीं है तो यह उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसका अध्ययन होना ही चाहिए कि वो कौन से कारक हैं जब जनता महंगाई का विरोध करना बंद कर देती है
अपनी बचत गंवाकर भी महंगाई को सपोर्ट करती है, यह कोई साधारण मामला नहीं है। विपक्ष इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को बहुत उत्साह से ट्वीट किए जा रहा है जैसे गुजरात की जनता बिजली बिल देना बंद कर देगी। अगर जनता की नाराजगी का भय होता तो गुजरात सरकार ही नहीं बताती कि केवल 2021 से 2022 के बीच अदानी समूह से बिजली की खरीद का औसत मूल्य 102% बढ़ गया है। इस वृद्धि के बावजूद राज्य सरकार ने अदानी पावर से 2021 की तुलना में 2022 में 7.5% अधिक बिजली खरीदी। इस दौरान सरकार ने अदानी पावर को 8,160 करोड़ की रकम अदा की। आगे की जानकारी के लिए आप एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। सवाल है कि आप इस पूरे मामले से क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? यह ठीक है कि महंगाई को स्वीकार करने में आपने शानदार प्रदर्शन किया है। हो सकता है कि 24 के चुनाव नजदीक आएंगे, तब कुछ महीनों के लिए महंगाई से राहत दे दी जाएगी, लेकिन व्यवस्था में यह जो नुकसान हो रहा है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी?